हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 कर लिया था, जो कि 3 या 4 पार्ट में होगा। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 2 करते हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो क्या दिया हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि आपने अपने आसपास के स्थान पर पौधे एवं जंतु सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी है जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। तो कुछ जीव जो होते हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो इनके लिए हम सूक्ष्म दर्शी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड यानी कि रोटी सड़ने पर, जब रोटी आप देखते होंगे कि रोटी सड़ जाती है, फिर ब्रेड सड़ जाती है, तो उस पर हरे हरे कलर की आपको छोटे छोटे हरे हरा कलर उस पर धब्बा दिखाई देता होगा। तो वो क्या है, सूक्ष्म जीव ही होता है। कह रहा है कि इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म जीव संरचना दिखाई देगी। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये काले सफ़ेद काले धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया क्या आप जानते हैं कि यह संरचना क्या है और यह कहाँ से आई है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये संरचना क्या है और कहाँ से आई है। तो सूक्ष्म जीव के बारे में पहला क्रियाकलाप दिया है कि बगीचे अथवा मैदान से एक बड़े बीकर में थोड़ा सा गीला मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे और इसका परीक्षण करके देखेंगे। तो ये क्या होगा कि हमको छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। ठीक है, फिर आगे क्रियाकलाप 2 भी बोल रहा है कि एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंद लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्म जीव की सहायता से इसका परीक्षण। तो फिर से ये तालाब और पोखर के जल के साथ परीक्षण करने के लिए बता रहा है। आगे आते हैं कि क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसमें देखें तो क्या गति करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है कि इन परीक्षण से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। तो जब हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो क्या कर रहे हैं, मिट्टी में उपस्थित है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म मतलब होता है अत्यंत छोटा, और जीव जिसमें जान होती है। ठीक है, तो जो अत्यंत छोटे होते हैं उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। इसी कारण इनको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म जीव, क्योंकि इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही क्या होता है, देख पाते हैं हम लोग। आगे क्या दिया कि सूक्ष्म जीव को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन, तो पहला दिया हुआ जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। ठीक है, तो ये 4 मुख्य भाग हो गए। कौन कौन, तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। ठीक है, कह रहा है जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ समान सूक्ष्मदर्शी चित्र 2.1 और चित्र 2.4 में दिखाया गया था। आप लोग इधर देखेंगे तो ये सारे फिगर हम लोग को देखने मिलेगा। जस्ट इसको खत्म करके हम उस चित्र पर आएंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं विषाणु। विषाणु को क्या बोला जाता है, तो वायरस। वायरस भी एक सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 सूक्ष्म जीव बांटा गया है, इनसे ये जीवाणु जो होता है, वायरस, ये क्या होता है, भिन्न होता है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ठीक है, तो ये किस पे गुणन करते हैं, तो परपोषी में, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। तो ये जो वायरस है वो किस में गुणन करते हैं, तो जीवाणु में, पौधे में और जंतु कोशिका में ही अपना वृद्धि कर सकते हैं। इसका विषाणु का भी चित्र 2.5 में दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, फिर कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि विषाणु द्वारा कौन कौन से बीमारी फैल जाते हैं, तो जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खांसी। ठीक है, कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो और खसरा भी विषाणु यानी वायरस से भी फैलता है। तो ये सारी जितने भी बीमारी हैं, जुकाम, इन्फ्लुएंजा,
खांसी, पोलियो, खसरा, ये सारे किसके बीमारी किसके वजह से फैलते हैं? तो विषाणु के वजह से फैलते हैं। आगे दिया हुआ अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। तो प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला बीमारी आपको क्या मिल जाएगा? तो अतिसार और मलेरिया, ठीक है। टाइफाइड और क्षय रोग, क्षय रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। तो टाइफाइड और क्षय रोग ये किससे फैलते हैं? तो जीवाणु द्वारा रोग फैलते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं कि विषाणु से कौन कौन से बीमारी फैलते हैं। तो विषाणु से फैल जाएंगे आपको खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, खसरा, ये सब हो गया। और प्रोटोजोआ से हो जाएगा अतिसार और मलेरिया, और जीवाणु से टाइफाइड और ये क्षय रोग, ठीक है। कह रहा है इसमें से कुछ सूक्ष्म जीव के विषय में हम कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या फोटो दिया हुआ है जीवाणु का। देखिए ये जो 2 जीवाणु दिए हुए हैं, कौन सा? स्पाइरल जीवाणु, एक है छड़ नुमा जीवाणु। तो ये जो जीवाणु होते हैं स्पाइरल टाइप के होते हैं, और ये वाले जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? छड़ नुमा यानी सीधी सीधी होते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ शैवाल के फोटो दिया हुआ है शैवाल का। तो यहाँ पे 2 शैवाल का फोटो दिया हुआ है। इसमें है क्लेरेमाइडोमोनास एक का फोटो है, एक है स्पाइरोगाइडा। 2 पिक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब प्रोटोजोआ में आपको क्या क्या मिलेगा? तो अमीबा और पैरामीशियम। तो ये दोनों ही एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे दिया हुआ है किसका? तो कवक का। कवक का फोटो दिया हुआ है। इसमें भी 3 फोटो दिया हुआ है। एक होता है राइजोपस यानी ब्रेड मोड, और एक होता है पेनिसिलियम, और एक दिया हुआ है एस्परजिलियस। ये तो 3, ये सब हो गया कवक, शैवाल और जीवाणु के पिक्चर। आगे यहाँ पे कुछ विषाणु के भी पिक्चर दिए हुए हैं। ये देखिए ये 2 विषाणु के भी पिक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, आखिर ये सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं, यानी कि एक कोशिका के भी हो सकते हैं, जैसा कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसा कि कुछ शैवाल और कवक, ठीक है। यह बर्फीले शीत से उष्ण यानी कि गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो कह रहा है कि जो जीवाणु और प्रोटोजोआ कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अत्यधिक ठंडा रहने पर या फिर बहुत अत्यधिक गर्म रहने पर भी ये उन परिस्थिति में क्या होते हैं? रह सकते हैं। कह रहा है यह मरुस्थली एवं दलदल में भी पाए जा सकते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये सब मनुष्य में तो पाए जाते हैं, साथ में बहुत सारे जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या कहते हैं? कुछ सजीव जीवों पर आश्रित होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेला ही रह सकता है। तो यहाँ पे बताया था हम लोगों ने कि अमीबा क्या हुआ? एक कोशिकीय जीव है, तो ये अकेले भी रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। तो अमीबा अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये समूह में रहते हैं। आगे दिया हुआ है सूक्ष्म जीव, और हम कह रहे सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तो कुछ अन्य हानिकारक, ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं सभी हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। आइए हम इसे विस्तृत में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे लिए हानिकारक होते हैं और कौन कौन से फायदेमंद, ठीक है। तो मित्रवत जो हमारे लिए फायदेमंद जीवाणु है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं कवक बनाने में किया जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका प्रयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। तो केक बनाने, दही बनाने और ब्रेड बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, ये सूक्ष्म जीवों का। आगे दिया हुआ है कि प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का प्रयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। तो प्राचीन काल से ही ये सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। आगे दिया हुआ है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अकार्बनिक अपशिष्ट यानी कि सब्जियों के छिलके, परंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो जो हम लोग अपने सब्जियों का छिलका हो गया, जंतुओं का अपशिष्ट होगा, उसको क्या करते हैं? कचरे में फेंक देते हैं। तो उसका अपघटन इन जीवाणुओं द्वारा कर दिया जाता है। तो अपघटन करने के कारण ये क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। जीवाणु तथा हानिकारक रहित पदार्थ बनाते हैं। तो हानि रहित, तो जो ऐसे पदार्थ बनाते हैं वो क्या होते हैं? हानि रहित होते हैं। तो आइए हानि रहित होते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणु का उपयोग
औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो यहाँ पे दिया हो कि जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है, कृषि की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। आगे पढ़ते हैं कि दही से ब्रेड का बनना, तो दही और ब्रेड कैसे कैसे बनता है। तो आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे पहली क्या बोली है कि हमने अपनी माँ को गर्म यानी गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाती है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम दूध को क्या करते हैं, हल्का सा गर्म करते हैं और उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं, तो वो जो दूध होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे यही इसको भी आश्चर्य हो रहा है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो कह रहा है कि दही में अनेकों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो दही में जो होता है अनेकों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। तो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो दही में, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो एक चीज आपको याद रखना है क्या, कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे लैक्टोबैसिलस। वह दूध में जनन कर उन्हें दही में परिवर्तित करते हैं। जो दूध में होता है वो अपना क्या करते हैं, जनन कर करके अपनी मात्रा इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि दूध किस में परिवर्तित हो जाता है, तो दही में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे दिया हुआ है कि जीवाणु पनीर यानी चीज, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थ के उत्पादन में सहायक है। रावा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायता होते हैं, जिससे कि इडली एवं डोसा बनता है। तो आपको ये भी आपको ये भी याद होगा कि जब हम इडली या डोसा बनाने के लिए क्या करते हैं, चावल को पहले ही फुला देते हैं और उसमें थोड़ा सा ईस्ट मिलाते हैं, तो क्या होता है, चावल पूरी तरह से फूल जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, तो उसमें किण्वन होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है कि एक बर्तन में आधा केजी आटा अथवा मैदा लेकर उन्हें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में जब हमें गर्म मिलाएंगे, उसके बाद इसमें थोड़ी सी मात्रा यानी कि 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंद लेंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर लेकर उसमें गूंद लेंगे। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि आप अपने गुथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फूला हुआ महसूस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैदा और गर्म पानी का जो हम लोगों ने घोल बनाया था चीनी डाल के, और उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल के क्या कर लिया, गूंद। जब कुछ देर बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमारा आटा ऐसा फूला हुआ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसमें, तो खमीर उठ गया है। ठीक है, तो खमीर द्वारा उठा हुआ ये मैदा का पिक्चर दिया हुआ है। कह रहा है ईस्ट तीव्र से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो ईस्ट क्या करते हैं, जो ईस्ट होते हैं वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। जो गैस का बुलबुला उसमें से निकलता है वो क्या करता है, मैदे का क्या करता है, आयतन बढ़ा देता है। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग का आधार है, जिससे कि ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो ईस्ट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बोलेंगे ब्रेड, पेस्ट्री और केक जहाँ बनाया जाता है वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उद्योग। तो सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग पढ़ते हैं। कह रहा है बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो बड़े स्तर पर किसका प्रयोग, तो अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फिर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि 500 ml का बीकर लेकर उसे 3/4 भाग तक जल भरिए, इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए। फिर कह रहा है 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डाल दीजिए और 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक दीजिए और विलियन को सूंघ कर दीजिए। तो जैसे आप सूंघेंगे इसमें से बहुत गंदा ये स्मेल आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसके बारे में आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। करे यह गंध, तो जो आप यहाँ पे जो क्रियाकलाप किया है आपने, तो वो किसका है, तो अल्कोहल का, और बहुत गंदा सा स्मेल आएगा आपको। ठीक है, यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण। तो जो चीनी क्या होता है, अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तो किण्वन
अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो फर्मेंटेशन। इसको हम क्या करते हैं, तो उसमें अगर हम आधा चम्मच ईस्ट डाल देते हैं तो वो किस चीनी परिवर्तित हो जाता है किसमें? तो अल्कोहल में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि लुई पास्चर ने किण्वन का खोज किया है और कब किया है? तो 1857 में। ठीक है, तो ये लुई पास्चर है, इन्होंने ही खोज किया है किसका? तो किण्वन का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। तो सूक्ष्म जीवों को औषधि में क्या प्रयोग करते हैं? तो जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। तो जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन देते हैं या फिर कोई गोली या कैप्सूल देते हैं खाने के लिए, तो इनका भी स्रोत क्या होता है? तो इनका भी स्रोत क्या है? सूक्ष्म जीव। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, अथवा इनकी वृद्धि को भी क्या करते हैं? रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हानिकारक, जो हमारे अंदर खराब वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको इनकी वृद्धि को भी रोक देते हैं और साथ में इन्हें नष्ट भी कर देते हैं। तो उस प्रकार के सूक्ष्म जीव से जो दवाई बनता है उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक। ठीक है, आजकल जीवाणु एवं कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधि का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन अथवा एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। यहाँ पे 3 दवाई का नाम दिया हुआ है। ये कौन सा है? तो ये एंटीबायोटिक है। कौन कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एवं एरिथ्रोमाइसिन। ये हो गया 3। कह रहा है इन्हें जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। तो जिन्हें कवक और जीवाणु से, ये जो दवाइयाँ का नाम दिया हुआ है प्रतिजैविक को, किससे इसका प्रयोग किया जाता है? तो कवक और जीवाणुओं से। कह रहा है किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। तो जब वो खोज कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जो तस्तरी है उन पे छोटे हरे रंग की फफूंद लग गई। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो फफूंद है वो क्या कर रहे हैं? जीवाणु की वृद्धि को रोक दे रहे हैं। यह तथ्य पाया बहुत सारे जीवाणु, अब कह रहे यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाया गया। तो पेनिसिलिन किससे बनाया गया? तो फफूंद से। और ये अचानक ही खोज हो गई। ठीक है, तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जीवाणु किण्वन का खोज किसने किया है? तो लुई पास्चर ने किया है। तो ये कुछ वैज्ञानिक का नाम है, इनको आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे दिए हुए पशु आहार एवं कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाया जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचारण रोकना है। प्रतिजैविकों का प्रयोग कुछ पौधे को रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे क्या दिया है कि ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा भी बीमार पड़े, आपको कोई बीमारी हो तो आप क्या करें? अपने आप से कोई भी प्रतिजैविक दवा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए। ठीक है, उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतना प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप पहली बार आपको उसकी आवश्यकता नहीं है और आप प्रतिजैविक का दवा ले रहे हैं, ठीक है, तो जब आपको आपके शरीर को प्रतिजैविक की जरूरत होगी और उस टाइम फिर से आप दवा लेंगे तो वो आप पे असर नहीं करेगी। ठीक है, फिर क्या रहा है? उतना प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी क्या करती है? नष्ट करती है। वो हमारे शरीर में जो अच्छी वाली जीवाणु है उसको भी क्या करने लगती है? खत्म करने लगती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु से, तो ये जो जीवाणु के लिए अच्छी है प्रतिजैविक, ठीक है, सर्दी जुकाम में इसका कोई अच्छा रोल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सर्दी जुकाम किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है। ठीक है, आगे भी है बहुत सारा। आगे हम लोग वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में अभी हमें बहुत सारे बातें को समझना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप हमें लाइक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।